एवरीवन, आज हम YouTube पे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर अगर आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पार्टिकल फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने नाम से ही पता चलता है कि न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करनी है। तो न्यूक्लियस में देखो क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एटम की, एटम में हमारे पास क्या होता है, एटम में क्या होता है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, बाहर रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं जो न्यूक्लियस होता है वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था रदरफोर्ड ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चन में से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आ जाता है और वो हमें पता ही नहीं होता कि इतनी बेसिक चीज। तो बेसिक भी पता होना चाहिए, एडवांस भी पता होना चाहिए अगर एक एक क्वेश्चन सही करना है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस की स्टडी थी वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आगे न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सारी स्टडी हमारी न्यूक्लियस को लेके ही है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी मैं न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स की बात किया करूंगी तो मैं एक वर्ड बोला करूंगी, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो मैं एक वर्ड बोला करूंगी न्यूक्लियॉन्स। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि किसकी बात कर रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अब हमें एक चीज पता है कि एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल के हर एक एटम जो प्रेजेंट है वो सारा का सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हर एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूं आगे, इसके पार्टिकल्स की, एटम तो पता चल गया ना, एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो होता है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर न्यूट्रल है ये सेंटर वाला एटम, इसका मतलब सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब होल अगर हमने एटम को न्यूट्रल बनाना है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब हमें एक चीज पता चलती है यहाँ से कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं हर एक एटम में। पीरियोडिक टेबल के हर एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अब सभी सोच रहे होंगे कि इतनी बेसिक चीज तो हमें आती है, बट इन्हीं बेसिक चीजों से ही पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। आगे हम लोग मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे इन सब चीजों का यूज होना है। तो हर एक एटम में, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो लार्ज है, हैवी एटम है, तो हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। तो हमारा अगर ये इक्वल है तो हमारा हर एक जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की। एक आ जाता है Z और एक आ जाता है मास नंबर। Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। जो एटॉमिक नंबर है Z हमें क्या बताता है, ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने हैं एटम में। तो Z हमें सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में ही नहीं बताता है, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता देता है। ये हमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मास नंबर की। ए हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। ए हमारा क्या होता है, मास नंबर। ये हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास नंबर हमें बताता है कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए को मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसको मैं आगे फर्दर ऐसे भी लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू एन प्लस प्रोटोन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कहाँ से पता चलते हैं, Z से पता चलते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो तो Z यूज करोगे आप, ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का पता करना है तो A यूज करोगे, और A हमारा क्या है, N प्लस Z के इक्वल है, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता चल जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, चाहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंबल। मोस्टली बुक्स में हर एक एक्स हमारा क्या है, एलिमेंट है, एटम है। जिस किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, एटम को हम लोग ऐसे लिखते हैं AXZ, या फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के सिंबल स्टैंडर्ड बुक्स में यूज होते हैं, एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है। जैसे मैं लिख दूं हीलियम 42, ठीक है। अब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि कितना मास नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ ऐसे सिंबल से पता होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो होता है वो हमें A बताएगा, ठीक है। A जो ऊपर वाली चीज होती है वो A है, और जो नीचे वाली चीज है वो क्या है, हमारा Z है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हीलियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। यहाँ से अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो वो हो जाएगा A माइनस Z, तो यहाँ से बन जाएगा 4 माइनस 2, तो इसमें 2 ही क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप ऐसे किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप किसी के लिए भी ये सिंबल यूज कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है सिंबल, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जैसा मर्जी सिंबल गिवन हो, ऊपर वाली चीज A होती है और नीचे वाली चीज क्या होती है, Z, ठीक है। तो ये बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग थोड़ी सी टाइप्स करते हैं। टाइप्स लाइक कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, या फिर मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। ये 4 चीजों ने पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स में घूमना है, तो इनके बारे में फटाफट से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आइसोटोप्स। 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइसोटोप्स कब बोलेंगे, जब उनका क्या रहता है, Z सेम रहेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है और जो A है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं हाइड्रोजन ये है, एक मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक मैं लिख दूं 3H1, तो तीनों के लिए अगर आप देखोगे जो ये है Z वो तीनों के लिए सेम है, ठीक है। तीनों के लिए Z आपका 1 है, और जो मास नंबर है इसके लिए बन रहा है 1, इसके लिए अगर आप देखोगे 2 है, इसका मास नंबर देखोगे 3। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर डिफरेंट हो और Z मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है आइसोबार, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। एक चीज याद रखना, अगर आपको आइसोटोप और आइसोबार में से एक चीज याद रखना, दूसरा आपका ऑपोजिट होता है। आइसोटोप में अगर Z सेम है ना, A डिफरेंट है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, Z डिफरेंट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा,
और ए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 13O8, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दूं मैं, जस्ट एक एग्जांपल। तो थोड़ी सी सही करते हैं इस एग्जांपल को। आप बोलोगे कि भाई 13 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये लिख दूं मैं एक मैं ऐसे ही लिख दूं, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है। अब मत सोचना कि 7 कैसे बन गया, तो मैं ये चीज बता रही हूँ कि ये जस्ट एक एग्जांपल है हमारी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल बताई है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मास नंबर सेम हो, जिनका क्या हो, मास नंबर सेम हो, बट इनके ये क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, Z हमारे क्या हो, डिफरेंट हो, उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है। जैसे मैं इधर ऐसा लिख दूं, चलो ऐसे रखते हैं इस एग्जांपल को। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका इन दोनों में A हमारा सेम है और Z हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइसोबार्स बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल बताई है, चाहे आप यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लो, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे आइसोबार की एग्जांपल। तो जस्ट एक चीज याद रखनी है कि उसमें Z हमारा डिफरेंट होता है और जो A है वो हमारा सेम होता है। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है आइसोटोन्स की। थर्ड टाइप क्या आ जाती है, आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, मतलब इधर n सेम होने वाला है हमारा, इधर क्या होने वाला है, n सेम होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं ऑक्सीजन ऐसे लिख देती हूं मैं, इसको ना ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख दूं मैं अगर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, A माइनस Z, तो 12 माइनस 6 करोगे 6 आएगा। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है हमारे 6। और अगर मैं इस केस में देखूंगी तो इस केस में हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनेंगे A माइनस Z, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 करोगे आप, तो अब आपके पास कितना बनेगा, तब आपके पास 6 निकल के आएगा। ठीक है, तब भी आपके पास 6 निकल के आएगा। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, इन दोनों एटम्स को क्या बोल सकती हूँ, आइसोटोन्स बोल सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारे पास बन जाएगा, फोर्थ आ जाएगा मिरर न्यूक्लियाई का। फोर्थ हमारे पास जो टाइप आएगी वो बनेगी मिरर न्यूक्लियाई की। तो मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई को आप कब मिरर न्यूक्लियाई बोलोगे, जिसमें क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेकंड के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हैं, और फर्स्ट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेकंड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। अगर कोई ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। जैसे हम लोग ऐसे ही एक एग्जांपल बना रही हूं मैं, ए कोई एलिमेंट है, ए जस्ट ए की बजाय हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या हो, ऐसा प्रेजेंट हो, लाइक मैं एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लूं मैं 13, यहाँ पे ले लूं मैं 6। एक्स कोई, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। तो क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होने चाहिए। तो यहां से देखो, मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 14, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 14, और यहाँ पे हम लोग इसको अगर माइनस करके देखेंगे, देखो इसमें Z1 हमारा कितना है, 6 है, और अगर मैं N1 देखूंगी वो क्या आएगा,
13 में से 6 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का आपके पास Z1 6 है और N1 क्या है 7। इसका मतलब जो Z1 है वो उसका क्या होना चाहिए, Z1 किसके इक्वल होना चाहिए, N2 के। मतलब दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं वो A माइनस Z बनेगा। ठीक है, तो 14 माइनस यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को 8 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, तब जाके ये ऐसा बनेगा। तो अगर आप इधर देखोगे, अगर आप इधर देखोगे इसमें क्या है, Z2 हमारा है, एक मिनट 7 लिखना पड़ेगा, सॉरी 7 लिखना पड़ेगा। मेरे को ना एग्जांपल नहीं याद आ रही है, ऐसे बता रही हूँ आपको, जस्ट एग्जांपल बना के। Z2 हमारा 7 होगा और जो N2 है वो हमारा 6 होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। जस्ट इंटरचेंज कर दो इनको। जस्ट क्या करना है, हमने इंटरचेंज करना है। मैं आपको खुद से एग्जांपल बना के बता रही हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ये दोनों चीजें इक्वल है। देखो इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है और इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। तो ऐसे अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा और 7 माइनस इधर आप 12 लिख लो चाहे। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर है इसका, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यहां से, ठीक है, यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि इधर ना एग्जैक्ट लिख ही लेते हैं, कहीं आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, और कंफ्यूज मत होना। इधर 13 आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इस Z1 इज इक्वल टू N2 हो और N1 इज इक्वल टू Z2 हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए। एक हमारे पास हो जाते हैं आइसोटोप्स और एक आइसोबार होते हैं, फिर उसके बाद एक आइसोटोन्स होते हैं और एक क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक से ही हमारा आगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया, शेल मॉडल हो गया, इन सब को हमने स्टडी करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम को, पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब क्या हुआ, अगर हमने न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, एटम की न्यूक्लियस की हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें अगर मैं न्यूक्लियस के मास की बात करूं, न्यूक्लियस के मास को मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस के मास को मैं m न्यूक्लियस से डिनोट कर रही हूँ। तो क्या होता है, न्यूक्लियस का मास अगर कैपिटल M है, ये मास कहाँ से आया, मास आया जितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वही से आना है। तो जो ये मास है ये किसके इक्वल होना चाहिए था, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन का मास कितना है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, वही से निकलना है ना हमारा न्यूक्लियस का मास। ठीक है, तो यहीं से हमारा न्यूक्लियस का मास निकलना है। न्यूक्लियस का मास यही होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका मास ही हमारा न्यूक्लियस का मास बनेगा। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों को इकट्ठा किया गया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इकट्ठा किया गया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इकट्ठा किया गया, तो इनका जो मास है ना, कुछ मास वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उनको बाइंड करने के लिए लग जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाइंड होके रह रहे हैं ना,
ठीक है, ये क्या है, बाइंड होके रह रहे हैं। तो अगर ये बाइंड होके रह रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है वो क्या है, उनको बाइंड करने के लिए चली गई, कुछ ना कुछ एनर्जी उनको बाइंड करने के लिए चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल इसलिए नहीं हो पाए एक्सपेरिमेंटली, ये इक्वल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कुछ ना कुछ जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हमारे न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी यहाँ से निकलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकली, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास था इसमें से कुछ एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी, इसमें से कुछ एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो कुछ की क्या हुई, न्यूक्लियस मास बन गई, न्यूक्लियस का मास बन गई, और कुछ की एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बन गई। अब बाइंडिंग एनर्जी बनी कैसे, इन दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा, ठीक है। आइंस्टाइन ने हमें क्या बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, यही बताया था हमें। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, आइंस्टाइन का रिलेशन यूज करती हूँ, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डेल्टा एम के इक्वल होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगी। और जो डेल्टा एम है ये हमारा क्या है, डिफेक्ट मास है, मास डिफेक्ट बोल लो, ठीक है, इसको आप लोग मास डिफेक्ट बोल सकते हो। मास डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है, ये होगा एन, ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियस का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स का मास हो जाएगा आपका, न्यूक्लियॉन्स का मास हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा न्यूक्लियस का मास, माइनस न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि मास से ही एनर्जी बनी है, मास, ठीक है, कुछ मास जो था न्यूक्लियॉन्स का वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। और जो इतनी टर्म है इसको मास डिफेक्ट बोला जाता है। ये डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है, ये हमारा मास डिफेक्ट होता है। और मास डिफेक्ट है क्या, एन इंटू एम एन प्लस पी इंटू एम पी माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इस चीज को बोला जाता है मास डिफेक्टर, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इक्वल इसलिए नहीं आए थे क्योंकि कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे मैं P की जगह पे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं, तो मैं इसको Z भी लिख सकती हूँ, इसको मैं Z भी लिख सकती हूँ। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा N इंटू एम एन प्लस जेड एम पी माइनस एम ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर आपने किसी का भी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता चल गया है, अब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन का क्या मतलब है, इसको F से डिनोट करते हैं या फिर किसी भी सिंबल से कर सकते हैं डिनोट हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी हमारी डिवाइडेड बाय मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर को बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन बोला जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमें पता ही है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिवाइडेड बाय A कर देंगे, तो इस रेशियो को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी का हम लोग वेरिएशन करते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल की बाइंडिंग एनर्जी, हर एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी देखना चाहते हैं, तो वो कैसे देखेंगे, हम लोगों ने क्या करना है, हमने क्या करना है, A का, ठीक है, मास नंबर का हम लोग ग्राफ देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन के साथ, मतलब EB/A के साथ हम लोग ग्राफ बनाएंगे A के साथ। और जो इसका ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं, ये ऐसा बनता है, ठीक है, मतलब ऐसे जाता है इसका ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन और A के वर्सेस अगर आप ग्राफ बनाओगे
तो वो कुछ ऐसा जाता है। और अगर आप इस ग्राफ में देखोगे ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आयरन पे आती है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाया है, ये आम पूछ लिया जाता है, पेपर में आम पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन की अगर वैल्यू है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ऐसा भी बोल सकती हूँ ना मैं इसको, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम किसके लिए होती है, तो वो मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम होगी आयरन के लिए, ये मैक्सिमम होती है आयरन के लिए। सबसे जो स्टेबल है वो आयरन ही होता है, सबसे जो स्टेबल है वो आयरन ही होता है। पेपर में अगर इस ग्राफ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आएगा कि जो ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो मैक्सिमम किसके लिए होता है, तो ये नंबर 1 एक क्वेश्चन बन गया आपका, वो होता है आयरन के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म यूज हो जाती है पैकिंग फ्रैक्शन, एक टर्म यूज हो जाती है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताती है कि कितनी एटम में कितनी जो स्पेस है वो न्यूक्लियॉन्स ने घेर रखी है, ठीक है, कितनी स्पेस हमारी खाली है, कितनी भरी हुई है, कितनी स्पेस न्यूक्लियॉन ने घेर रखी है, उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन से डिनोट करेंगे। और जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या होती है, वो हमारी होती है वो मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय ए, इसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। डेल्टा एम की वैल्यू आपको पता है, ए में जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाय ए कर दोगे, यहाँ से आपको पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में आता है। जो न्यूक्लियर की डेंसिटी होती है, या फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है, मास डेंसिटी की बात करती हूँ, तो अगर मैं न्यूक्लियर की डेंसिटी की बात करती हूँ तो डेंसिटी होती है ना जो न्यूक्लियस की, वो कांस्टेंट होती है। किसी भी एटम के लिए आप देखोगे जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट। मैं मास डेंसिटी की बात कर रही हूँ, ये क्या है, मास डेंसिटी। तो जो न्यूक्लियस की, हर एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, और अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 के इक्वल होती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू यूनिट्स चलो मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, बट आपको इसकी वैल्यू अगर याद हो ना हो, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी है हर एक मॉलिक्यूल के लिए वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर मैं डेंसिटी देखूं, मास डेंसिटी की बात कर रही हूँ, तो डेंसिटी किसके इक्वल बनेगा, मास नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और जो एटम होता है, जैसे थॉमसन ने स्टार्ट किया था, थॉमसन है, रदरफोर्ड है, सबने क्या किया था, एटम को एक स्फेरिकल शेप में मान के चले थे हम लोग। एटम है, न्यूक्लियस है, उसको हम लोग स्फेरिकल शेप में मान के चले थे, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल शेप में मान के चले थे तो वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, a/4 पाई आर क्यूब। जो r है वो क्या होता है, रेडियस। ये r क्या है, हमारा न्यूक्लियस का रेडियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से अब हमें एक चीज पता चलती है कि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, और इधर आप देखोगे ये भी फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक चीज लिख सकती हूँ कि जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि जो r क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। अगर मैं इस क्यूब को दूसरी तरफ ले जाती हूँ, अगर मैं इस क्यूब को दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहाँ से पता चलेगा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 रेडियस मास नंबर k, ऐसे प्रोपोर्शनल होता है। पेपर में आम क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मूले से बन जाते हैं, आगे बहुत ज्यादा यूज भी होता है हमारे। तो जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा जो रेडियस है वो बढ़ता चला जाएगा। और जो r0 है यहाँ पे ये कांस्टेंट है,
और जो इसकी वैल्यू है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 1.2 फर्मी मीटर होती है और एक फर्मी मीटर हमारा किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो आर नॉट की वैल्यू कई बार दे भी दी जाती है और कई बार अगर नहीं दी होती तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। तो फर्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या होती हैं, ए क्या है, एम क्या है, ठीक है, आइसोटोप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स हो गई, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, या फिर आगे हमने ये किया है कि डेंसिटी क्या होती है, रेडियस ए के साथ कैसे वेरी करता है। तो ये सारी टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके न्यूमेरिकल्स भी अभी करने हैं। इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।